एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो। गौरव कल एब्सेंट थे, पता चल गया सर? हाँ देखो बेटे, कल मैंने पढ़ाया था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। एक बार फास्ट पर समझ लो होता क्या है दोनों में। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा जो फॉर्मूला लगता है ये अप्लाई होगा, px = r = ncr q पावर n - r और p पावर r और p + q की वैल्यू 1 के बराबर होगा। ठीक बेटे, अब इसका जो मीन होगा, मीन आप लोगों को कल सिखाया था मैंने, np होता है, वेरिएंस होगा आपका npq और स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। सुनो, कल मैंने सिखाया था, ध्यान से देखना, कोई बात नहीं, आज एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। रोलिंग तुमने देखना यहाँ पे कल ये नहीं सिखाया, ये साइंटिस्ट वाला ये सिखाया था। हाँ बेटे, तो ये वाला सिखाया था, आज ये बताऊंगा ना, लेकिन एक बार इसे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, इन लोगों को नहीं तो प्रॉब्लम आएगा। ये बहुत पढ़ेगा, कर दिया एक्सप्लेन। 10 मिनट में हो जाएगा, ध्यान से सुनो। जैसे देखो, हमें पता कैसे चलेगा, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कराएगा, और ध्यान से देखना। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपका देखो नाम से क्लियर है, बाइनोमियल यानी कि बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड है, आगे समझ में। और ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी और ये दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम जैसे आपका 1 + x पावर n, जैसे 1 + x का होल स्क्वायर है आपका, 1 + x का होल क्यूब है, तो आपका एक फार्मूला बन के आया। वो फार्मूला कहाँ से बनाया गया? बाइनोमियल थ्योरम से बनाया गया, ठीक है। वो बाइनोमियल थ्योरम आपका 11th में था, हम लोग को बाइनोमियल थ्योरम पढ़ना पड़ेगा, ठीक। हम लोग यहाँ बाइनोमियल और उसका जनरल फॉर्म होता है बाइनोमियल का, ये होता है, तो उसी का एक पार्ट ले लिया। एग्जांपल देकर बाइनोमियल होता है क्या? बाइनोमियल ये बेटे बाइनोमियल आपका 2 टर्म होगा, ठीक है, 2 टर्म होगा, x + a पावर n, ठीक आया। अब इसके बाद ये आता है NCR, इसका जो फॉर्मूला होगा NC0 x का पावर n - 0 a पावर 0, ऐसे आगे बढ़ता हुआ जाता है, x पावर n - 1 a पावर 1, ऐसे NC2 x का पावर n - 2 a2, ऐसे आगे कंटिन्यूअसली बढ़ता जाएगा, एक टाइम आएगा NCR x पावर n - r a पावर r। ये आपका बाइनोमियल होता है। बाइनोमियल का एक्सप्रेशन है, एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, और उस एक्सप्रेशन का एक पैटर्न बताया गया है आपको, और उस पैटर्न का जो जनरल फॉर्म है वो यहाँ लिखा गया है। आप बस फॉर्मूला यहाँ पे जान लो, फार्मूले के बारे में समझ लो, उसके टर्म्स समझ लो, क्योंकि आपके सिलेबस में तो बाइनोमियल थ्योरम है नहीं, तो बाइनोमियल थ्योरम को एक्सप्लेन करना तो जरूरत नहीं है कोई। आप क्वेश्चन को समझो, बाइनोमियल थ्योरम तो आपका ये होता है और बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है। इनमें से एक जनरल टर्म उठा करके यहाँ ले रखा है। ये यूज कैसे होता है, यूज कैसे करते हैं, ध्यान से सुनो। हमारे यहाँ पे 2 ट्रायल्स होते हैं, सॉरी n आपका नंबर ऑफ ट्रायल्स होता है, n क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स होता है, 2 पैरामीटर है इसका, p और q, और इनका जो सम होता है 1 के बराबर होता है। क्वेश्चन, हाँ, p और q का सम 1 के बराबर होगा। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे मैं लिख रहा हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ यही होगा। जैसे देखो, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एक कॉइन है, इसको 100 टाइम्स थ्रो किया गया, 100 टाइम्स थ्रो किया गया। आ रहा समझ, ध्यान से देखना बेटे, ध्यान से सुनो। एक कॉइन है, उसको 100 टाइम्स थ्रो किया। अभी तक आप लोगों ने क्या सीखा? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ये सीखा है ना। ये आपका क्या है, 100 टाइम्स थ्रो किया गया। यानी कि जब हमारा नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत ज्यादा हो तो समझ लो बाइनोमियल से ही किया जाएगा। आ रहा समझ में? बाइनोमियल का यूज उसमें भी है, 2 टर्म में भी। जब 1 + x का होल स्क्वायर, आप फॉर्मूला तुरंत बता दोगे, 1 + x का होल क्यूब, आप फॉर्मूला तुरंत बता दोगे, लेकिन 1 + x पावर 50 दे दूं, ठीक, तो बाइनोमियल अप्लाई करना पड़ता है, यानी कि बड़े पावर के लिए आपको बाइनोमियल का यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे वहीं से कॉन्सेप्ट निकाल करके लाया है कि जब हमारा नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत ज्यादा होगा तो हम लोग ये चीज अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे हमने किसी पॉइंट को 100 टाइम्स थ्रो किया और मैं आपसे पूछूं कि एट लीस्ट वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। अब देखो, अब आप अगर देखो इसका ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितना होगा, अगर सिंपल लैंग्वेज में समझो तो 2 पावर 100 होगा। अब 2 पावर 100 की वैल्यू निकालोगे तो कितना टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा टाइम, बोलो। तो इसके लिए
भाई एक बात बताओ, कॉइन को एक बार थ्रो किया, हेड कितना आएगा 1/2, तुरंत बता दिए। 2 बार थ्रो करेंगे, हेड की प्रोबेबिलिटी बताओ, काउंट करके तुरंत बता दोगे। 3 बार किया, काउंट करके आप बता दोगे। 4 बार किया, काउंट करके बता दोगे। 100 बार किया, आप कैसे काउंट करोगे? प्रॉब्लम आया कि नहीं आया? तो ऐसी कंडीशन के लिए आपको बाइनोमियल बताया, बाइनोमियल से किया जाता है। कैसे सॉल्व करेंगे? ये तो आपका ट्रायल्स आ गया, n की वैल्यू कितना हो गया 100 आ गया। हेड की बात किया है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी को क्या बोलते हैं हम? 1/2। सिंगल कॉइन लेंगे, 1/2 हो गया। p की वैल्यू, तो q की वैल्यू कितना होगा बेटे? q जब p 1/2 है तो q भी तो 1/2 होगा। जब p 1/2 है तो q भी 1/2 होगा। आपसे पूछा एट लीस्ट वन हेड, एट लीस्ट वन हेड का मतलब क्या होगा? एट लीस्ट वन हेड का मतलब कम से कम एक हेड आए, मतलब एक हेड भी आ सकता है, 2 हेड भी आ सकता है, 3 हेड भी आ सकता है, 4 हेड भी आ सकता है, ऐसे 5 6 ऐसे डैश डैश कहां तक 100 हेड तक भी आ सकते हैं। आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? जब 200 बार थ्रो किया है तो 100 हेड तक आने की पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? अब एक बात बताओ, आप 1 2 3 अप टू 100 ऐसे बनाओगे तो कितना लेंदी होगा? होगा कि नहीं होगा? और आपको पता है, चाहे आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ो, चाहे आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ो, चाहे आप पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ो, सबका जो सम होता है 0 से लेकर के, जैसे कोई कॉइन है उसको मैंने 3 बार थ्रो किया, सिंपल लैंग्वेज में बता रहा, मैं बोलूं हेड आए, कोई जरूरी हेड आए? हो सकता है एक बार भी हेड आए, हो सकता है एक बार हेड आए, हो सकता है 2 बार हेड आए, हो सकता है 3 बार हेड आए। तो 0 + 1 + 2 + 3 जब सारे ऐड करोगे ना तो हमेशा 1 के बराबर होता है। आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में सीखा था कि 0 से लेकर के सबको जब ऐड करेंगे उनका पीआई सिग्मा पीआई तो 1 के बराबर होता है। कहां से? 0 से। 0 क्यों आया? 0 कंडीशन है ना, हर कंडीशन में 0 थोड़ी आता है, लेकिन कंडीशन जहां पे हमारा अप्लाई होता है 0 आने का, पॉसिबिलिटी जहां होता है, जैसे कॉइन को मैंने थ्रो किया, अब जरूरी थोड़ी है कि हेड ही आएगा, वहां 0 आने की पॉसिबिलिटी है। बात समझ में आया कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? तो यहां पर मैं आपसे बोल रहा हूं कि x > 1 का मतलब क्या हुआ? 1 से लेकर 100 तक निकालने की जरूरत नहीं है आपको। आप क्या लिख सकते हो? 1 - p0। 1 माइनस कितना हो जाएगा बेटे? नंदनी 1 - p0 कैसे हुआ बताओगे तुम? नंदनी एक्सप्लेन कर सकते हो 1 - p0 कैसे? मैंने अभी बताया 0 + 1 + 2 + 3 + 4 अप टू 100 = 1 के बराबर होगा। और आपसे क्वेश्चन पूछा है 1 + 2 + 3 अप टू 100 की वैल्यू पूछा है, तो 1 - p0 हो गया कि नहीं हो गया? समझ गए ना? बोलो बस। यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा दो, यहाँ पे 1 - p0 का मतलब कितना हो जाएगा? 100 C0 और q पावर n - r, तो 100 आ गया और p पावर r, 1/2 पावर 0 आ जाएगा। बस ये आपका आंसर आ जाएगा 1/2 पावर 100, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया तो करो बेटे, ग्रेड वही तो समझाया तुम्हें, तो समझ नहीं रहे हो, पानी बेटे नहीं, मैं बता रहा हूँ, सुनो मैं बताता हूँ, ध्यान से देखना बेटे, तुम बोलते रहते हो ना, चिल्लाते रहते हो। देखो मैं बताता हूँ, एट लीस्ट वन हेड का मतलब क्या हुआ? पर इसका मतलब बताओ, एट लीस्ट वन हेड, एक या एक से ज्यादा। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? 0 से लेकर के 100 तक ऐड करोगे 1 के बराबर होगा ना। और तुमसे क्वेश्चन क्या पूछा है? 1 + 2 + 3 + 4 अप टू 100 = पूछा है। तो इतना ना निकाल के आपको पता है 0 से अगर 100 तक ऐड करोगे तो 1 के बराबर आएगा कि नहीं आएगा? तो 1 - p0 कर दिया, नहीं आया, अभी नहीं आया। हाँ? एक बात बता मुझे, किसी पॉइंट को मैंने 3 बार थ्रो किया, कितनी बार? और एट लीस्ट वन हेड मैं पूछूं, एट लीस्ट वन हेड, तो इसका मतलब क्या होगा? 1 2 3। अब सुनो, जो सम होता है p0 p1 p2 और p3, इनका सम हमेशा 1 के बराबर आएगा, 100% आएगा। तुमसे ये क्वेश्चन पूछा है तो 0 को मैंने उधर रिप्लेस कर दिया, 1 - p0 हो गया। बात समझ में आया? बोलो। तो बेटे अगर आपसे यहाँ पे ये तो पूछ लिया आपने, का आंसर आ गया। अगर मीन पूछता है, क्या पूछता है? मीन। तो मीन का क्या फॉर्मूला होता है? देखो एक ही वैल्यू समझ लो, मीन = np लगा देंगे, और p की वैल्यू कितना है? 1/2, n की वैल्यू 100, तो मीन आ गया 50, मीन 50 आ गया। वेरिएंस क्या होगा? वेरिएंस क्या होगा? वेरिएंस क्या होगा बेटे? np की वैल्यू 1/2 तो 4 यानी 25 आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? इसका √5 आ जाएगा। अच्छा, मोड क्या होगा इसका? मोड कैसे निकलेगा? मोड के लिए मैंने फॉर्मूला नहीं लिखवाया, अब बता देता हूं।
n माइनस 1 इंटू पी, n की वैल्यू कितना है 100 माइनस 1 99 डिवाइडेड बाई 2, अरे सॉरी 101 प्लस 2 कितना आएगा 50.5। तो इसका मोड जो होगा लार्जेस्ट इंटीजर लेंगे तो कितना होगा 50, मोड हो गया 50। बात समझ में आ गया? बोलो समझ गए ना? बाइनोमियल में केवल इतना ही था कल जो बताया था मैंने, ठीक है समझिए। अब आज हम लोग पढ़ेंगे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। नहीं मीडियन इसमें नहीं होगा, मीडियन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में होगा। बेटे सुन लो, अरे गौरव ये हम पढ़ रहे हैं डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी। ये कौन सी प्रोबेबिलिटी है? डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन दोनों डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी है। जब आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ोगे, तीन डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो पहले पढ़ चुके, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन और फिर उसके बाद एक आता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जब पढ़ोगे उसमें मीन, मीडियन, मोड, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल सारे आएंगे। उसमें सारे आएगा, सारा कंप्लीट, क्वार्टाइल भी आएगा, मीन डेविएशन भी आएगा, सब आएगा उसमें। आ रहा समझ? सारा कंडीशन आएगा। देखो अब देखो यहाँ पे इसके बारे में समझो आप। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इसका जो मीन आएगा आपका m आ जाएगा, वेरिएंस आएगा, मैं एक करा रहा हूँ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। इसका भी मोड होगा, जब नॉन इंटीजर होगा, नॉन इंटीजर भी मिलने देंगे आपका, हम नॉन इंटीजर तो मिलता ही नहीं है ना, लेकिन लिखवा देता हूँ इंटीजर के लिए। मैं सारा बताऊंगा बेटे, मैं सारा देखो देखो ध्यान से देखना बेटा। आप लोगों ने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन समझ लिया? पी क्या था? पी और क्यू आपका सक्सेस फेलियर, क्यू फेलियर, पी सक्सेस, कुछ भी हो सकता है। सक्सेस फेलियर में कोई भी हो सकता है। जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पी है, पी था। बाइनोमियल में जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा पी था, तो दूसरा वाला क्यू अपने आप बन जाएगा। नहीं समझे? जैसे आपसे फेलियर की प्रोबेबिलिटी पूछा तो फेलियर पी हो जाएगा, तो क्यू क्या हो जाएगा? सक्सेस। अगर आपसे सक्सेस पूछेगा तो सक्सेस पी हो जाएगा, फेलियर क्या होगा? क्यू हो जाएगा। पी और क्यू दोनों का सम एक के बराबर था इसमें। आ रहा समझ? जो पूछे वो पी हो जाएगा। हाँ इसमें, इस कंडीशन में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्वेश्चन ये उठा दोनों का मतलब क्या है, आया मतलब क्या क्या एक कंडीशन से हम नहीं निकाल सकते हैं बेटे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आप पॉइसन और बाइनोमियल दोनों अप्लाई करोगे आंसर सेम आएगा। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठा तो फिर इसकी जरूरत क्या पड़ी, इस पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत क्या पड़ी? हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की तो पीछे पढ़ चुके हैं, उससे और इनका तीनों का अगर हम लिंक करें तो क्या मतलब है इसका? देखो जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है बेटे वो आपका विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट दोनों पर था। जैसे कॉइन को 4 बार थ्रो किया, उससे ज्यादा अगर आता है तो आउटकम्स बढ़ता जाएगा और हमें वो वैल्यू निकालना हमारे लिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता जाएगा कि नहीं? यस सर। तो उसके लिए जब क्वेश्चन उठा के भाई इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसके लिए बाइनोमियल बनाया गया। बाइनोमियल, अब बाइनोमियल में क्या प्रॉब्लम आया? अब देखो बाइनोमियल से जब ये देखा गया कि बाइनोमियल से हमारे पास क्या है, 500 बार थ्रो कर दिया, 100 बार थ्रो कर दिया, लार्ज डेटा यहाँ पर भी है ना? तो यहाँ पर हमारे पास जो पी और क्यू पर जो इफेक्ट पड़ रहा है वो कितना पड़ रहा है ये देखा गया। यानी कि अगर हमारा आया 10 बार थ्रो कर दिया, 20 बार थ्रो कर दिया, 50 बार थ्रो कर दिया तो मेरा बाइनोमियल लग गया। बात समझे? अब पॉइसन का मतलब क्या है? पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन एक इसका यूज क्यों आ गया? अब इसका यूज इसलिए आया बेटे जिससे क्या है, ये हमारे बहुत ही लार्ज डेटा के लिए है, ये तो उससे कम। बाइनोमियल देखो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन थोड़े कम डेटा के लिए, बाइनोमियल उससे ज्यादा, और ये जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा का मतलब क्या? अगर मैं बोलूं कि पूरे इंडिया में पर मिनट में कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, पर मिनट में कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो उसका एक डेटा बन गया।
आया समझ में। और उस डेटा के लिए आपको पास अगर हमें देखना है तो हमें पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से ही पता चलेगा कि क्या प्रोबेबिलिटी बन सकती है। हम एक गेस ही तो करते बेटे, आज बारिश होगी या नहीं होगी, एक गेस ही तो है, एक प्रोबेबिलिटी तो है। आ रहा समझ में। अभी मौसम बिल्कुल से अचानक बारिश होना स्टार्ट हो जाता है, क्या है, एक प्रोबेबिलिटी तो है। बात समझ आ रहा है ना। अब जैसे बहुत ही लार्ज डेटा है, रेडियो एक्टिव है, मतलब रेडियो एक्टिव रे अगर है आपका पर मिनट कितना हमारा रे कितने निकल रहे हैं, तो इसमें लाखों करोड़ों क्या पता नहीं कितने होंगे। काउंट कर सकते हो उस चीज को? नहीं कर सकते, पता नहीं कितने होंगे, मतलब इनफाइनाइट तक जा सकता है ये वाली। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें तो हमें चलो पता रहेगा भाई 300 बार हो गया, 400 बार हो गया, 50 बार हो गया, मालूम होगा तो हम बाइनोमियल अप्लाई कर देंगे। लेकिन जहां हमारे बहुत ही लार्ज डेटा होगा, डेटा लार्ज होगा और प्रोबेबिलिटी बहुत स्मॉल अमाउंट में आएगा, बहुत स्मॉल अमाउंट में आएगा। इसमें क्या है, इसमें ऐसा नहीं है, यही दोनों में डिफरेंस है। इसमें ऐसा नहीं है, अगर हम 50 बार हमने थ्रो किया, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी जरूरी नहीं है बहुत ही स्मॉल है, इसमें बहुत स्मॉल होता जाएगा। स्मॉल क्यों होगा, उसका एक रीजन है, एक्सपोनेंशियल आ गया है यहाँ पे। और एक्सपोनेंशियल की जो वैल्यू होता है वो होता है 2.71 और नेगेटिव में दिया है। और m हमारा एक पैरामीटर है, m क्या है, पैरामीटर है। मान लो m की वैल्यू हमने 4 ले लिया, तो e पावर -4, अब जरा देख लो e पावर -4 का मतलब क्या हुआ, बताओ जरा। e पावर -4 का मतलब 1 पावर e पावर 4 और e पावर 4 का मतलब 2.71 का पावर 4। अब देखो जब आप इसका 4 पावर करोगे और डिवाइड करोगे तो कितना छोटी प्रोबेबिलिटी आएगी, आएगी नहीं आएगी? तो ये छोटा प्रोबेबिलिटी निकलता है। मतलब एक बहुत बड़े अमाउंट में एक प्रोबेबिलिटी का हम गेस करना हमारे लिए क्या होता है, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स होता है, इसीलिए हम इसका यूज करते हैं। इसका मतलब एक पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का जब हम लोग नॉर्मल पढ़ेंगे तो इन सबका सारा मिक्स आ जाएगा नॉर्मल, है ना। उनका एक ग्राफ बनता है, ग्राफ के अकॉर्डिंग बनता है और बायोमेट्रिक का टेबल होता है। अब बेटे ये सब सीरीज है आपका। अब आप सोचोगे एक्स फैक्टोरियल, एक्सपोनेंशियल, इन सब के बारे में क्या होगा हमें सीखना है, तो पूरा क्लास लगेगा। जैसे आपका ये चैप्टर है ना, ऐसे एक्सपोनेंशियल का एक अलग चैप्टर है, फैक्टोरियल का एक अलग चैप्टर। फैक्टोरियल तो फिलहाल बता ही दिया मैंने, फैक्टोरियल तो सिखा रखा है ना प्रेजेंटेशन में। यस सर। आ रहा समझ में। तो ये सारे के सारे मतलब क्या है, आपका एक कंडीशन है। मतलब जैसे उसको आपने याद किया फॉर्मूला, वैसे इस फॉर्मूले को भी आपको याद करना पड़ेगा। तो अब देखो हर का मतलब समझना। जैसे यहाँ पे था, मैंने बोला कि एग्जैक्टली 2 हेड या एग्जैक्टली 3, इस तरीके से नाम दिया तो r की जगह पे 3 लिख देते थे। यहाँ पे ऐसे बोला जाएगा एग्जैक्टली 2, तो x की जगह जो स्मॉल x है ना वो 2 बन जाएगा। जो आपके इवेंट्स होंगे ना वो इवेंट x होंगे, वो इवेंट क्या होंगे, x होंगे। तो x की वैल्यू आप पुट करोगे और m की वैल्यू आपको देखना पड़ेगा। m की वैल्यू ऑलरेडी बुक में दिया होगा, है ना, नहीं दिया है तो निकालना पड़ेगा m की वैल्यू। आ रहा समझ में, ठीक है, ये होगा। और इसका मीन क्या होगा, पैरामीटर एक ही है तो मीन आपका m होगा। इसमें पैरामीटर कितने थे बेटे, 2 पैरामीटर थे। इसमें 2 पैरामीटर थे, p और q 2 पैरामीटर थे, आ रहा समझ में। और इसमें एक ही पैरामीटर है m केवल एक ही पैरामीटर है। x को हम पैरामीटर थोड़ी मानेंगे, पैरामीटर मतलब समझ रहे हो ना, जो कांस्टेंट टर्म होते हैं। x तो हमें पता है ना, x की वैल्यू तो हमें दिया होगा कि भाई आप एट लीस्ट 4 हेड निकालो, एट लीस्ट 1 हेड निकालो, एग्जैक्टली 3 हेड निकालो, है ना, डबलेट निकालो। वो तो हमारा क्या है, x है, वो तो मेरा x है। m की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, m की वैल्यू हमारे लिए कुछ ना कुछ कंडीशन होगा। जैसे ऐसा दे दिया, हो सकता है हमारा 50 भी हो जाए, 100 भी हो जाए, कुछ भी हो सकता है ना। तो देखने पर डिपेंड करेगा क्या आ रहा है आंसर, ठीक है। अभी जब क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा। मीन की वैल्यू कैसे निकलता है, इसमें एक ही पैरामीटर है इसलिए मीन की वैल्यू केवल m होता है। उसमें क्या होता है, उसमें क्या है, np। दोनों में डिफरेंस देख लो बेटे, उसमें np होता है, इसमें क्या होता है m। और फिर वेरिएंस क्या होगा, वेरिएंस भी आपका m होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, √m होगा। मतलब मीन और वेरिएंस दोनों सेम होगा। मतलब अगर आपके एग्जाम में वेरिएंस दे दिया और मीन का काम लगा तो हम यही यूज कर लेंगे। वेरिएंस मान लेते 50 दे दिया तो मीन भी 50 होगा। आ गया समझ में, मीन दे दिया 50 तो वेरिएंस भी आपका 50 होगा, दोनों सेम रहेगा। आ रहा समझ में। स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा √m बन जाएगा। मोड कैसे निकलता है, मोड के लिए वही m। देखो मीन भी m, वेरिएंस भी m, मोड भी m, ठीक है। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है, नॉन इंटीजर। नॉन इंटीजर का मतलब क्या हुआ, जैसे हमारे पास आ गया 45.6 आ गया, ये हमारा नॉन इंटीजर है, इंटीजर नहीं है, तो इसका मोड क्या आएगा 45। जैसे अभी मैंने आपको इसका मोड बताया था, इसका मोड आया था 50.5 आया था कि नहीं आया था, तो मैंने मोड को क्या लिख दिया था, 50 लिख दिया था, 0.5 नहीं लिखा। ऐसे यहाँ पे आपको क्या लिखना है, जैसे आपके पास आ गया वेरिएंस आ गया 60 आ गया, वो आपसे मोड पूछ लिया तो मोड भी 60 होगा, है ना। बात समझे कि नहीं, जब निकालोगे m की वैल्यू जो निकालोगे तो नहीं आएगा।
मोड के लिए जैसे आपके पास m की वैल्यू मान लो आ गया 34.6 आ गया, तो मोड कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। लेकिन एग्जैक्टली 34 आ गया, एग्जैक्ट ऐसा तो चांस बहुत ही कम है कि एग्जैक्ट वैल्यू आए, लेकिन अगर आ गया तो एक माइनस कर दोगे 33 हो जाएगा। बात समझे? जैसे उसमें था बाइनोमियल में भी यही था बेटे, कल अगर आप लोग आए होंगे तो जानते होंगे बाइनोमियल में भी ये चीज बताया था कि नहीं बताया था, m+1 into p अगर नॉन इंटीजर है तब तो यही रहने देंगे, लेकिन अगर इंटीजर आ गया तो -1 कर देंगे। इंटीजर आने का चांस बहुत ही कम है बेटे, 0 मतलब प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है इसका। आया समझ में? प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है कि आपका इंटीजर मिले, नॉन इंटीजर ही मिलते हैं, ठीक? क्योंकि हमारे पॉइंट में रिजल्ट आएगा, जो रिजल्ट आएगा तो हमारा इंटीजर एग्जैक्ट वैल्यू आना तो बड़ा मुश्किल होगा, है ना? बस आप फार्मूले समझ लो कि थ्योरी में अगर आ गया तो हम लिख सकते हैं m-1 करके। बस समझे? आ गया? क्वेश्चन पढ़ाओ इस पे, जब क्वेश्चन करोगे तो ज्यादा समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। बताओ, क्लियर है? फिर एक बार समझ लो, मीन, वेरिएंस, मोड तीनों एक ही होते हैं। m को क्या लिखेंगे? हां, m पैरामीटर है, वो दिया होगा आपका बुक में, दिया होगा पैरामीटर है बेटे, है ना? ठीक है, जैसे p और q पैरामीटर था, ऐसे पैरामीटर है, वहां प्रोबेबिलिटी का काम करता था, यहाँ m एक पैरामीटर है, एक आपका मेजरमेंट बनाएगा ये और कुछ नहीं, है ना? जैसे इवेंट्स होते हैं ना, मैंने बोला 4 एटलीस्ट एग्जैक्टली 4, तो वहां पे एग्जैक्टली 4 क्या बनता था r, यहाँ पे m बन सकता है। बात समझे? बस यही है, ठीक है? चलो देखो क्वेश्चन लेते हैं, फिर आपको क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। ये रख कर दे इधर का, ये वाला इधर वाला देखो, क्वेश्चन देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटे। आपका क्वेश्चन चाहे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से कम आएगा, लेकिन इससे सबसे ज्यादा पूछता है क्वेश्चन, है ना? आप लोग इस स्टैंडर्ड में देख सकते हो, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको ये देंगे इस पे, डायरेक्ट फार्मूले पे। तो डायरेक्ट फार्मूले पे आएंगे, बहुत बड़े भी कॉम्प्लेक्स भी नहीं आएंगे आपके, है ना? डायरेक्ट फार्मूले पे आएंगे क्वेश्चन। देखो चलो एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, एक एग्जांपल करते हैं जिससे आपका थोड़ा सा कांसेप्ट क्लियर होगा। फाइंड द मीन, आपसे पूछा है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, ये पूछा है, और पॉइसन वेरिएट x = 2 और x = 3, बस ये दिया है, मत इतना दिया है। वो आपसे पूछा मीन बताओ। बेटे मीन क्या होता है पॉइसन में? पॉइसन में मीन क्या होगा? पॉइसन में मीन आपका होगा m, यानी m निकालना है। m निकल गया तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ जाएगा, मीन भी आ जाएगा, सारे आ जाएंगे। अब x = 2 दिया है, आपको पता है जो यहाँ पे x = दिया है ना, बाइनोमियल में तो r बनता था, ये बाइनोमियल में तो इसे r से लिखते थे, यहाँ r से नहीं लिखोगे, यहाँ स्मॉल x में पुट करोगे आप इसे, ठीक है? बाइनोमियल में क्या बनता था? स्मॉल r असल में x = 5, तो स्मॉल r x = r = 5 हो जाता था, नहीं समझे? और पॉइसन में ये स्मॉल x का काम करेगा, समझ में आया? चलो देखो मैं पुट करने जा रहा हूँ, देखना फार्मूले में e पावर, अच्छा इसको हम लोग एक चीज और बोलते हैं, मास फंक्शन, मास फंक्शन भी बोलते हैं इसको, अगर कभी आपका ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, ये एक टाइप का फंक्शन है, मास फंक्शन, है ना? ठीक है, मास फंक्शन के नाम से भी जानते हैं, दिया होगा मास फंक्शन, हाँ ठीक है, मास फंक्शन भी बोलते हैं, है ना? अगर आपके पास ये मास फंक्शन क्या है आपका दे दिया जाए तो ये समझ लेना यही है मेरा, है ना? फंक्शन एक टाइप का फंक्शन का काम कर रहा है। यहाँ पे ध्यान देना बेटे, e पावर -m, m पावर क्या लिखेंगे बताओ? m पावर क्या लिखेंगे? m पावर 2 करेंगे पहले, और डिवाइडेड बाय कितना हो गया? 2 फैक्टोरियल, = x की वैल्यू 3, फिर e पावर कितना हो जाएगा आपका? -m और m पावर 3 नीचे 3 फैक्टोरियल, आपको पता है ये तो कट गया, हां सर, ये तो कट गया आपका। अब आपका m² है, m भी कट जाएगा यहाँ से, ये 2 आ गया और ये कितना आ गया? 6 आ गया, एक m बचा, तो m की वैल्यू कितना आ जाएगा? ये आपका 3, m की वैल्यू 3 आ गया है। f आते ही मीन आ गया आपका, इसी को मीन बोलते हैं हम लोग, और इसी को स्टैंडर्ड डेविएशन पूछता है तो √3 आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। आ रहा समझ में? और क्या पूछा है? बस 2 ही पूछा था, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया मेरा, नहीं समझे? बात समझ आया? कर लोगे ना? यस करो, समझ गए ना? तो m आपका यहाँ पे जो पैरामीटर निकलेगा, एक क्वेश्चन और देखो, ऐसे दिया है इन्होंने, द प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x द फॉलोइंग पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन would assume a positive value 1 - e पावर -2.7, व्हाट इज द मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन? मोड पूछ लिया आपसे। अब मोड के लिए भी m चाहिए कि नहीं चाहिए आपको? मोड के लिए भी m चाहिए। अब मोड के लिए m के लिए कंडीशन एक दिया हुआ है, जो दिया है मैं वो लिख रहा हूं, पहले देखो, ये आपका आ जाएगा
मोड चलिए द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जांपल नंबर 17.12 ध्यान से देखना क्या दिया है द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम वेरिएबल x फॉलोइंग द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन वुड एज्यूम अ पॉजिटिव वैल्यू बेटे पॉजिटिव वैल्यू का मतलब समझ रहे हो पॉजिटिव वैल्यू यानी कि 0 से बड़ा यही तो हुआ पॉजिटिव वैल्यू का मतलब क्या हुआ 0 से बड़ा यानी आपसे बोला यहां पर इन्होंने कि px ग्रेटर देन क्या बनाना है 0 से जब ग्रेटर होगा तभी तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा बताओ यस सर जब x की वैल्यू 0 से बड़ा लेंगे तभी पॉजिटिव वैल्यू आएगा और आपको पता है जब ग्रेटर देन 0 होता है तो आप सीधा क्या लिख सकते हैं यहाँ पे ग्रेटर देन 0 ये दिया है ना यहाँ पे हाँ ग्रेटर देन 0 दिया है सही है ना बेटे ध्यान से सुनो आपको पता है ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ 1 माइनस p 0 लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं बेटे ग्रेटर देन 0 का मतलब 0 से बड़ा यानी 1 से स्टार्ट हुआ तो आप इसे 1 माइनस p 0 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते लिख सकते हो ना 1 माइनस p 0 इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस p 0 बस अब वैल्यू पुट कर दो p 0 पुट करो बेटे x की जगह पे 0 जहां x है वहां 0 पुट करो तो e पावर कितना हो गया माइनस है और m पावर 0 किसी भी नंबर का पावर 0 क्या होता है 1 होता है और डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया और आपका कंडीशन गिवन है क्या कंडीशन गिवन है 1 माइनस इसकी जो वैल्यू है किसके बराबर दिया है इन्होंने इसकी वैल्यू दे रखा है 1 माइनस e पावर माइनस 2.7 ये दिया है ना बोलो 2.7 ये दिया है इसकी पूरी वैल्यू दे रखा है जो पॉजिटिव वैल्यू है ना उसकी वैल्यू दे रखा है बोला है कि पॉजिटिव रिजल्ट हमारे पास ये है 1 माइनस e पावर माइनस 27 तो हमने इसकी वैल्यू ये निकाला कंपेयर कराएंगे तो m की वैल्यू कितना आ गया आपका 2.7 तो मोड कितना होगा बेटे आपका मोड कितना हो गया 2 मोड 2 हो गया समझ गए कि नहीं बरो नहीं आया समझ हां आ गया तुम्हें रोहित तुम बता रहे क्लियर है ना कांसेप्ट कर लोगे ना मोड आपका 2 आ गया नेक्स्ट आपका दिया था स्टैंडर्ड डेविएशन पॉइसन वेरिएट 1.732 इसका मतलब समझ रहे हो स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है स्टैंडर्ड डेविएशन एग्जांपल नंबर आपका है 17.13 स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है आपका 1.732 ये दिया है स्टैंडर्ड डेविएशन को किससे लिखते हैं पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में अंडर रूट m से लिखते हैं तो जैसे आप अंडर रूट m करोगे तो 1.732 आ गया तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करके आप m निकालोगे करो कैलकुलेट करके 1.732 का होल स्क्वायर क्या आएगा 3 आएगा 2.999 अच्छा 2.999 तो यानी 3 के लगभग आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट क्योंकि m की वैल्यू हमें इंटीजर में लेना बेटे आप ये बताओ m एक पैरामीटर है उस पैरामीटर को आप 2.7 थोड़ी बोल सकते हो मैं किसी कॉइन को थ्रो करूंगा तो एक बार दो बार के 1.5 टाइम्स हम थोड़ी थ्रो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ना किसी कॉइन को अगर मुझे थ्रो करना है तो एग्जैक्ट इंटीजर में आएगा ना कोई चीज है ना तो m की वैल्यू कितना आ गया आपका 3 आ गया इसमें क्या पूछा है आपसे क्वेश्चन -2.3 से लेके 3.68 -2.3 से लेके क्या पूछा है -2.3 से लेकर के कहां तक पूछा है आपका 3.68 बेटे इंटीजर बताओ इसमें कौन कौन से आ रहे हैं इंटीजर -2.3 के बाद जो इंटीजर है वो बताओ नहीं -1 और तो नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा आपका 0 से स्टार्ट हो जाएगा 0 हां पॉजिटिव लेना है पॉजिटिव देना है 0 हां 0 1 2 3 ये सारे आएंगे ठीक है ये सारे के सारे आ जाएंगे आपके बस अब आपको क्या करना है यही फाइंड आउट करना है आपको 0 1 2 3 है ना अब कुछ नहीं करना बस यहाँ पे m की वैल्यू पता ही हो गया x की वैल्यू पता हो गया वैल्यू उठा के पुट करना है और एक्सपोनेंशियल की जो वैल्यू होता है 2.71 उसका कैलकुलेशन करना है बस कर लोगे आगे वैसे इतना लेंथी आना चांस बहुत ही कम है लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगर आ गया तो आपको ऐसे ही करना आना आएगा तो नहीं आपको लेकिन पढ़ाया इसलिए जाता है कि आप सारे रूल्स समझ लो इसलिए बताया जाता है आएगा तो छोटे छोटे क्वेश्चन जैसे अभी कराया उस तरीके के क्वेश्चन आएंगे कराओ आगे यहाँ रहने दे बारो बताओ कराओ आगे कैलकुलेशन कर लोगे ना बेटा तुम्हें सब पता है देखो x स्मॉल x पता हो गया m पता हो गया सारे वैल्यू पता है एक्सपोनेंशियल की वैल्यू 2.71 हो गया कैलकुलेटर से निकालते चले जाओ है ना आ रहा है कर लेना इससे एक क्वेश्चन आ सकता है आपका 17.14 ये पढ़ाने के बाद में हम लोग नॉर्मल पढ़ेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन
यहाँ पे नेक्स्ट है मेरे हमारे पास x is a quotient variate satisfying the following relation px is equal to 2 9px is equal to 4 plus 90px is equal to 6 ठीक है। बस हिंट बताऊंगा, करना आप लोग सॉल्व कर लेना जैसा भी है, हिट एंड ट्रायल कर लेना। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हिट एंड ट्रायल सबसे बेस्ट पड़ता है सॉल्व करना, ठीक है। लेकिन देखो पहले तुम कुछ सॉल्व करेंगे तभी तो हिट एंड ट्रायल लगाएंगे। बेटे px is equal to 2 फार्मूला अप्लाई करके आंसर तुम बताओ, फार्मूला x is equal to 2 से अप्लाई करके बताओ क्या है। e की पावर हां -7 और m की पावर बस अपॉन 2 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 9 e की पावर पावर -7 m की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल ऐसे 90 e की पावर 7 m की पावर 6 फैक्टोरियल। ठीक है बेटे, ये तो कट गया, m स्क्वायर m4 m6 ये भी कट जाएगा, 1/2 बन गया 9, ये बनेगा आपका 4 से 12 टू 24, यहाँ m स्क्वायर बच गया 90 6 5 4 3 2 1 720 और m पावर 4 ये बन गया है ना, आ रहा समझ में। अब इसके बाद ये कितने हो जाएंगे 8 टाइम्स हो गया। बस अब आप फिर एक ट्रायल लगा देना है ना, m की वैल्यू दिया होगा वो वैल्यू उठा के पुट कर देना, दोनों साइड बैलेंस आ जाएगा। कर लोगे आगे, वो भी कटेगा, नहीं भी कटेगा 3/8 हां 3 से कट जाएगा, कितनी जाना है 3 8 आ गया। 4 अब आपका आ गया 8/2 इज इक्वल टू 3m स्क्वायर प्लस m प्लस m पावर 4 4 आ जाएगा m पावर 4 प्लस 3m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर फॉर्मूला लेके फैक्टर बना दे इसमें, फैक्टर बन गया m स्क्वायर माइनस 1 एक फैक्टर बन जाएगा आपका -4 एक तो m स्क्वायर प्लस 4 बनेगा और एक बनेगा m स्क्वायर माइनस 1, तो m की वैल्यू 1 आ जाएगा। फैक्टर बना 4 या 4 4 1 3 क्वाड्रेटिक फार्मूला हो गया। अच्छा ठीक है। एक बार और देख लो बेटे, ये तो कितना समझ में आ गया होगा, e पावर -m ये भी कट गया, यहाँ m 2 थे, यहाँ 4 थे, यहाँ 6 थे, 2 काटते चले गए, हम करते चले गए 2 पावर 3 से काट दिया 8 आ गया, ये 9 से 90 से कट गया 8 आ गया, इस 8 को उठा के इधर भेज देंगे 8/2 तो कितना आ गया 4 आ गया, बोलो। फिर इसको उठा के इधर ले आए और फिर फैक्टर कर देंगे 4 1 4 4 1 कितना हो गया 3। फैक्टर नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, आपका हिट एंड ट्रायल तो नहीं है ना, यहाँ तक करने के बाद उठा के फॉर्मूला लगा के सॉल्व करा ना, हां तो खाली फॉर्मूला हां वैल्यू होने चाहिए नहीं समझे समझ गए आ गया। हां बेटे एग्जांपल नंबर 17.15 ये आप लोग खुद करोगे, घर पे आप लोग ट्राई करोगे। एग्जांपल नंबर 17.15 6 भी कर लेना, ये देखो ये सेल्फ करना है तुम लोगों को, इसे सेल्फ करना है खुद से, कॉन्सेप्ट यही है जो पढ़ाया मैंने, ठीक है। बाकी 17.18 नहीं करना, इस पर नहीं आएगा क्वेश्चन, बहुत ही बायोमेट्रिक का टेबल काफी कॉम्प्लेक्स है कैलकुलेशन। 7.18 की लिखा है आपने, 18 की मना कर रहे हो 18 करना है, ये नहीं करना। एक मिनट 7.5 एक पार्ट तो कर लेना बेटे, हो जाएगा। फिक्सिंग नहीं करना, हाँ फिटिंग नहीं करना, जहाँ पे फिटिंग नाम होगा ना वो नहीं करना, फिटिंग नहीं है सिलेबस में, है ना। फिटिंग ऑफ पार्शियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं फिटिंग हट गया, हां हट गया है ही नहीं ना, बहुत कॉम्प्लेक्स है बेटे कैलकुलेशन, कर रहा है वो आते ही नहीं, कभी नहीं आता, फिटिंग नहीं आता। फिटिंग ऑफ पार्शियल डिस्ट्रीब्यूशन था, फिटिंग ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन था, वो नहीं पढ़ाया गया। फिटिंग ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पढ़ाया, फिटिंग ऑफ पार्शियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पढ़ाया। फिटिंग काफी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होते हैं और बेटे इतने बड़े-बड़े टेबल तुम कैसे बनाओगे? नहीं कभी नहीं। अब हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। लास्ट टॉपिक
नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फिर हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। आ रहा समझ में? Yes, sir. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करने हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है। x minus b square divided देखना इससे पहले ये फॉर्मूला नोट करते रहना। ये रूट में सिग्मा अंडर रूट 2 पाई e पावर माइनस x माइनस म्यू का होल स्क्वायर इसके साथ है सर। हाँ डिवाइडेड बाय 2 सिग्मा स्क्वायर। मैं भी समझाऊंगा फॉर्मूला फिर क्लियर हो जाएगा। मैं बताऊंगा ये सारा समझाऊंगा। ये लिखने हैं सर। हाँ नोट कर लो या फिर टिक ले लो इसका। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो लिखवा दे रहा हूँ मैं। ये गोरो कैप मार दी है पैन की पोपड़ी मार दो। हाँ अच्छा भूख लग गई है। ऐसा रहना पड़ेगा कि बैठा लो। सर तो खड़ा है। उसका भी तुम बैठो। सर सी डिस्टर्बिंग। सर ये एंटी मतलब क्या है? बता रहा हूँ सारा बताओ। क्या? पॉइंट देख लो कोई छूट ना जाए इतना नहीं। नोट का एक पहले नोट ठीक है अभी। सर ये कुछ और है ये। क्या? एक 3 2
माइनस इंफिनिटी टू म्यू 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 है, म्यू मतलब मीन बेटे, म्यू का मतलब मीन होता है, म्यू आपका मीन होता है, म्यू यू बढ़ा के एफडी आपका मीन डेविएशन सिग्मा √2 पाई √2 बाई पाई और अप्रॉक्सीमेट 0.8 सिग्मा के बराबर होगा। मैं समझा रहा हूँ, सही 2 मिनट में its skewness is 0. Skewness but it far too variable, एक और बच गया। एक तो जो सर बच्चे का 4 दे रहे हैं आप मैं ग्राफ समझाने के लिए लिखा हूँ, तुम्हारी मर्जी बना। बहुत इजी है बेटे, और इस पर क्वेश्चन आपके आते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि फार्मूला इतना डिफिकल्ट है ना इसका, फार्मूला इसका इतना डिफिकल्ट है कि मतलब आपका ये दे देते हैं क्योंकि उन्हें पता आता है कि बच्चों को फार्मूला नहीं पता होगा, है ना, इसलिए चीज दे देते हैं। लेकिन मैं आपको इसमें कुछ रूल बता दूंगा, ट्रिक बता दूंगा, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हां सर बताओ, हो गया बेटे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, लास्ट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी का। यस सर, ये प्रोबेबिलिटी का लास्ट टॉपिक है आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। फिर एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, देखो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, इसमें एक बेटे आपका टेबल होता है, बायोमेट्रिकल टेबल। ये सारे के सारे जो रिजल्ट आपको लिखे गए ना, ये बायोमेट्रिकल टेबल से प्रिपेयर किए गए हैं। आपका देखो सबसे लास्ट में पेज होगा लॉग, एंटी लॉग, फिर उसके बाद नहीं मिले, कोई जरूरत है, इसमें क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा ना, टेंशन ही मत लो। ये है बायोमेट्रिक का टेबल, ये देखो, ये आपका बायोमेट्रिक का टेबल है। सर ये पेज फाड़ के जाने पेपर नहीं, आपको इस पर क्वेश्चन नहीं आएगा बेटे, क्वेश्चन नहीं मिलेगा। मैं बता रहा हूँ, आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि ये सब पॉइंट कैसे लिखे गए हैं, सारी चीज कैसे अरेंज आप करके एक दिन लिखे कह तो रहे थे कि आप पेपर पे ले जा सकते हो, ये लोग वाली टेबल के लिए बोला था। लॉग वो मिलेगा, उधर मिलेगा, वो देंगे स्कूल में, जहाँ पे आपका सेंटर पड़ेगा वहाँ मिलेगा आपको लॉग, लेकिन जरूरत नहीं है। सर नहीं दिया तो यहाँ पे कैसे सेंटर हुआ नहीं करवाने होगी। बेटे आपको लॉग से रिलेटेड ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं होगा कि आपको टेबल की जरूरत पड़ेगी, है ना। सर एक बात तो बताओ, जैन मैथमेटिक्स जानकारी कहाँ पे जैन योर हो ना पढ़ा पे भाई, जैन का कोई दिक्कत, जैन का देखो क्या है, तुम लोग अगर ये सोचोगे कि मुझे ये करना इसमें नहीं सर वो प्रिंसिपल मैम बता रहे आपकी बड़ी फैन है। पूछ रही है कि आपको बाइक पे जाते हुए देखा। आपको वीडियो केटीएम ले जा रहे थे ना सर आप, केटीएम ले जा रहे थे एग्जाम। आ जाओ बेटे, आ जाओ जल्दी आ जाओ। अरे पता है प्रिंसिपल की पंकज श्रीवास्तव नाम के टीचर है, कहना है कि उनका तो गजब करोगी सर। देख लो फिर कहाँ है मेरे मुंह पे, देखो यहाँ पे सर मुंह पे फेंकते हैं, पीठ पीछे कौन फेंकते हैं? देखना बेटे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या आएगा आपका, इसमें इसको भी मास फंक्शन के नाम से जानते हैं। f of x is equal to 1 by sigma under root 2 pi e power minus x minus mu का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, मतलब क्या है आपका, ये जो म्यू है इसको मीन बोलेंगे, आपको पता होना चाहिए। म्यू को हम मीन से लिखते हैं, सभी क्वेश्चन में लिखते हुए आ रहे हैं।
प्रोबेबिलिटी के जितने भी क्वेश्चन आप लोगों ने देखा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सब में मीन को म्यू से लिखा गया है। और असल में मीन आपका क्या है, म्यू से लिखा गया है, और वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर से लिखा है, और स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से लिखा है। नहीं समझे? ये सभी में पढ़ते हुए आ रहे हो, है ना? स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से, और वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर से, और मीन को म्यू से। इसे म्यू बोलते हैं हम लोग, ठीक है? अब ये ग्राफ देख रहे हैं, इसका जो एरिया है आपका, ये हमारा क्या है, इसका एक मिड पॉइंट है, और इधर के जितने एरिया होंगे यहां से माइनस इनफिनिटी से लेके यहां तक, और फिर इसके बाद यहां से यहां तक, जो प्रोबेबिलिटी होगा इसका हाफ और इसका हाफ, यानी जो प्रोबेबिलिटी होगा आपका 1/2 1/2 होगा। और असल में मतलब माइनस इनफिनिटी से लेके म्यू तक, माइनस इनफिनिटी से लेके म्यू तक की जो प्रोबेबिलिटी होगा, और म्यू से लेकर के इनफिनिटी तक की प्रोबेबिलिटी होगा, एरिया की प्रोबेबिलिटी, जो एरिया की प्रोबेबिलिटी होगा वो क्या होगा आपका 0.5 इक्वल एरिया होगा। मतलब जितना एरिया इधर होगा उतना ही एरिया इधर होगा। बात समझ में? सिमेट्रिकल होते हैं। सिमेट्रिकल होने की वजह से ये जो है इसका स्क्यूनेस क्या होता है, ये अबाउट x क्या लिख रखा है इसी कौन सा? पर, इसी पॉइंट में म्यू म्यू सर थोड़ा बड़ा लिखा करो, अंधे हो जाएंगे। ध्यान से देखना बेटे, एक बार इधर सुनो बेटे, ध्यान से सुनते जाओ। मीन डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है सिग्मा √2/पाई। जब आप √2/पाई को सॉल्व करोगे ना तो 0.8 के लगभग बराबर आएगा, अप्रोक्सीमेट। तो अप्रोक्सीमेट का साइन है, जो इस तरीके से साइन बना दिया गया ना, ये आपका अप्रोक्सीमेट का साइन है ना? नहीं सर, वो तो उसके ट्रायंगल वाले में पढ़ा है, कॉन्ग्रुएंट पढ़ेंगे ना। तो कॉन्ग्रुएंट क्या होता है आपका? कॉन्ग्रुएंट मतलब सेम, तो बस वही चीज यहाँ पर लगभग मतलब लगभग ऑलमोस्ट बराबर ही होते हैं, और कुछ नहीं, है ना? नेक्स्ट देखना बेटे, क्वार्टाइल। आपको सिखाया बहुत पहले ही, दो ही क्वार्टाइल होते हैं, Q1 और Q3। फर्स्ट क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल। सेकंड क्वार्टाइल और फोर्थ क्वार्टाइल तो मीडियन बन जाता है, इसलिए उसको यूज नहीं किया जाता है ना, Q1 और Q3। तो Q1 की वैल्यू अगर हमें निकालना है क्वार्टाइल की वैल्यू, तो म्यू माइनस 0.675 सिग्मा, ये 0.675 सिग्मा, ये बायोमेट्रिक का टेबल से ही आया है। यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट्स नहीं है, लाखों करोड़ों पॉइंट्स हैं इसमें, असल में इसमें। और उसके अकॉर्डिंग अगर हमें जरूरत पड़ती है तो टेबल से देख करके हम लोग लिखते हैं कि क्या होगा। तो टेबल देखना जरूरी है, काफी कॉम्प्लेक्स है इसका टेबल। पहले हम फार्मूले में अरेंज करेंगे, फिर हम टेबल देखेंगे, बहुत ही बड़ा हो जाएगा पूरा। मतलब मान के चलो एक हफ्ते का क्लास यही लग जाएगा पूरे टेबल समझाने में, है ना? तो फायदा कुछ नहीं है, आना है नहीं तो फायदा भी नहीं है उसको। इसमें क्वेश्चन नहीं, पेपर पे क्वेश्चन नहीं आएगा बेटे। ये जो आपके मन में आएगा कि 0.675 कैसे हुआ, 2/पाई कैसे हुआ, इसका डेरिवेशन, तो उसके लिए तो फिर टेबल की जरूरत पड़ेगी यार। ये लास्ट वाला याद कर ले अभी, याद करना है, कितनी साल ये इतना याद करना है। एक तो fx की वैल्यू फंक्शन याद करना है। मीन डेविएशन आपका 0.8 सिग्मा के बराबर होता है। Q1 क्वार्टाइल आपका ये होता है, Q3 क्वार्टाइल आपका ये होता है। ये माइनस है तो ये प्लस होगा, दोनों सेम है असल में। और मीन क्वार्टाइल डेविएशन जो होता है, जो क्वार्टाइल डेविएशन वो 0.675 सिग्मा के बराबर होगा। थोड़ा सा ध्यान दोगे तो याद हो जाएगा, इतना डिफिकल्ट फॉर्मूला नहीं है। ये नीचे वाला बताना सर, सबसे नीचे सुनो, मीन मीडियन मोड सब कोइंसाइड करेगा बेटे। इसका मीन भी वही आएगा, मोड भी वही होगा। अगर मीन आपने निकाल लिया ना तो मोड भी वही होगा, मीडियन भी वही होगा, चेंज नहीं है। असल में मीन डेविएशन आपका चेंज है, मीन डेविएशन चेंज है, क्वार्टाइल चेंज है, क्वार्टाइल डेविएशन चेंज है, लेकिन मीन मीडियन मोड सब एक ही होता है इसमें। असल में जैसे आपसे मोड पूछ लिया, अब मोड का फॉर्मूला मत सोचना। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मोड का फॉर्मूला ही मीन होगा, और मीन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, मोड मीन मीडियन सब एक ही जगह कोइंसाइड करेगा, ठीक है। माइनस इनफिनिटी से म्यू तक का जो एरिया होगा, म्यू से लेकर प्लस इनफिनिटी तक जो एरिया होगा वो आपका क्या होगा, सेम होगा। ये आपका थ्योरी में पूछा जा सकता है पॉइंट्स। और ये सिमेट्रिकल अबाउट x = म्यू, मतलब सिमेट्रिकल होगा, जितना डिस्टेंस जितना एरिया इधर कवर करेगा उतना एरिया इधर होगा इस म्यू के रिस्पेक्ट में। म्यू जहां भी होगा, हो सकता है म्यू यहां आ जाए, अगर म्यू यहां आता है तो एरिया हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा, इधर बन जाएगा। बात समझे? मतलब म्यू के आगे का जितना एरिया कवर करेगा, म्यू के पीछे भी उतना एरिया कवर करेगा, दोनों बराबर बराबर एरिया कवर करेंगे, ठीक है। और इसके बाद इसके हमारे मान लो दो वेरिएबल है, और दो वेरिएबल का मीन निकालना है, जैसे आप लोगों ने उसमें सीखा
बाइनोमियल में बताया था ना हमने, जब दो x वेरिएबल और y वेरिएबल अगर हैं और आपको मीन निकालना है तो दोनों मीन को आप ऐड कर दो, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर। अगर दो वेरिएबल हैं तो x और y दो वेरिएबल हो, x का जैसे एक अलग केस दे दिया, x का मीन अलग दे दिया, y का मीन अलग दे दिया, तो दोनों का मीन कंबाइंड क्या होगा, दोनों ऐड कर देंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया तो दोनों की स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या करेंगे, स्क्वायर करके स्क्वायर रूट निकाल देंगे सब करके। आ रहा समझ में? फार्मूला ये एक बार दोबारा देखो बेटे, ये वाला फार्मूला सिग्मा अंडर रूट 2 पाई e पावर माइनस x माइनस म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 सिग्मा स्क्वायर। थोड़ा सा फार्मूले के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा इस फार्मूले को याद करने, क्योंकि इस पे डायरेक्ट देखो क्वेश्चन जो पूछा जाएगा बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि उन्हें मालूम है ये फार्मूला ही याद नहीं होता बच्चों को, तो क्वेश्चन क्या करेंगे ये फार्मूला, ठीक है। लेकिन आपको बस के इतना ध्यान रखना है, सुनो मैं बताता हूँ आपको ध्यान क्या रखना है अंजी, म्यू किसके साथ माइनस है, बस इतना ध्यान रखना, फार्मूला भले भूल जाओ ये चीज याद रखना, म्यू किसके साथ माइनस है, x के साथ, नीचे क्या है सिग्मा अंडर रूट 2 पाई, या तो आप ये याद कर लो, ये याद कर लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ये भले भूल जाए कोई दिक्कत नहीं, फार्मूले में आपको ये चीज याद होना चाहिए, म्यू यहाँ होता है और सिग्मा रूट 2 पाई यहाँ होता है, बस आपका क्वेश्चन हो जाएगा, भले फार्मूला याद हो ना याद हो। कैसे, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ अभी तब क्लियर होगा, इससे क्वेश्चन ले रहा हूँ, देखो एक क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं इसलिए, क्वेश्चन जैसे मैंने लिया f ऑफ x इज इक्वल टू, क्वेश्चन दिया है e पावर माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट पाई, और आपसे पूछा है कि इसका मीन और वेरिएंस बताना है आपको, मीन और वेरिएंस, ठीक है, मीन और वेरिएंस बताना है, मीन और वेरिएंस क्या होगा, ठीक है बेटे। मीन और वेरिएंस निकालने के लिए आप लोगों को क्या है, वेरिएंस देखो, वेरिएंस का मतलब क्या होता है आपको पता है, वेरिएंस जब आपका सिग्मा आ गया तो वेरिएंस तो आ ही जाएगा, बोलो सिग्मा अगर आ गया तो वेरिएंस नहीं आ जाएगा, सिग्मा की वैल्यू निकलती है आपका वेरिएंस आ जाएगा। अब सुनो, आप फार्मूला भूल गए एग्जाम में फार्मूला आप भूल गए, मान लो नहीं आता है, ठीक, आपके पास फंक्शन लिखा हुआ है, तो इतना मैंने बताया था कि x के साथ म्यू माइनस म्यू होगा, यानी कि x माइनस म्यू, तो म्यू की वैल्यू आपको पता चल गया 4, यानी कि मीन निकल गया, मीन आपका आ गया समझ में। और ये अंडर रूट 2 पाई याद करने को मैंने क्या बोला, सिग्मा अंडर रूट 2 पाई याद रखना, तो सिग्मा अंडर रूट 2 पाई इज इक्वल टू किसके साथ कंपेयर करा देना, अंडर रूट पाई के साथ करा देना। आपको दो ही चीज की तो जरूरत पड़ेगी, एक सिग्मा एक म्यू, बाकी की जरूरत ही नहीं है, बाकी से हमें क्या मतलब है, हमें कैलकुलेशन करने के लिए थोड़ी देगा बेटे, कैलकुलेशन करोगे तो आप बायोमेट्रिकल टेबल की जरूरत पड़ेगी, बायोमेट्रिकल टेबल आपको आएगा नहीं, वो मिलेगा नहीं, मिलेगा तो यही मिलेगा, इसके अलावा क्वेश्चन ही नहीं बनेगा, कौन सा, उसकी जरूरत ही नहीं है ना। अभी देखो अगर आप कंपेयर कराओगे तो मैं कंपेयर भी करा दूंगा, पहले तो आप शॉर्टकट तो समझ लो, शॉर्टकट म्यू कितना आ गया 4 आ गया, और इसको किसके साथ कंपेयर करा दोगे, सिग्मा अंडर रूट 2 पाई के साथ, अब रूट पाई क्या होगा, कट गया, तो सिग्मा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/√2, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, तो वेरिएंस क्या होगा आपका, वेरिएंस इसका स्क्वायर हो जाएगा 1/2 आ जाएगा, वेरिएंस हो गया, आंसर हो गया। आ रहा समझ में। अगर तुम सिस्टम से चलोगे, प्रोसेस से चलोगे, तो आपको ये पूरा फार्मूला लिखना पड़ेगा और इस फार्मूले के साथ कंपेयर कराना पड़ेगा, और इसको तुम्हें कुछ ऐसा लिखना होगा डिवाइड में जिससे बैलेंस हो जाएगा। एक बार रिपीट सर तो देखो शॉर्टकट वाला बता दूं, ज्यादा अच्छा है, ये ज्यादा अच्छा है। सुनो, x माइनस, ये आपका क्वेश्चन दिया है, सुनो ये आपका क्वेश्चन बुक में दिया हुआ है, आपसे पूछा है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, तो मीन क्या होता है, म्यू को हम क्या बोलते हैं, मीन, तो x के साथ जो माइनस में लिखा होगा ना वो आपका मीन होगा, और 100% x के साथ एक वैल्यू माइनस में जरूर लिखा होगा, 100% लिखा होगा। और मान लो अगर ये 4 यहाँ है और x इधर है तो कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर है तो स्क्वायर में कोई फर्क नहीं पड़ता बेटे, चाहे 4 - x कर लो चाहे x - 4 कर लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है अगर होल स्क्वायर है तो, ठीक है। तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस ये समझ लो होल स्क्वायर के अंदर जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना वो मीन है। अब लो होल स्क्वायर के अंदर जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या है, मीन है, ऐसे समझ लो। तो आपका मीन पता चल गया 4, एक आपका क्या आ गया, मीन आ गया, ये 4 लिखा है बेटे, 4 है, ये आपका 4 है, ठीक है। तो मीन की वैल्यू क्या आ गया, मीन 4 आ गया, बोलो। और ये याद होना चाहिए कि डिवाइड में क्या था, ये नहीं याद होगा तो नहीं कर पाओगे, सिग्मा अंडर रूट 2 पाई ये था। अब आप सोचोगे नहीं सर मैं तो ये नहीं याद करूंगा, मैं तो याद करूंगा, तब भी आ जाएगा बेटे,
ये देखो डिवाइड बाय 1 2 सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 1 देख लो। पहले मुझे बताओ मीन समझ में आया कि नहीं आया? अब मैं सिग्मा निकालने के दो मेथड बताऊंगा, या तो आप ये याद कर लो या तो ये याद कर लो। नीचे वाला अगर नीचे वाला करोगे तो सिग्मा अंडर रूट 2 पाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? अंडर रूट पाई के बराबर हो गया, पाई पाई कट गया तो सिग्मा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 बाय रूट 2। तो वेरिएंस कितना आ गया बेटे? 1/2 वेरिएंस 1/2 आ गया ना। और चलो दूसरा मेथड लेते हैं। अगर आपने ये याद कर रखा है कि डिवाइड के नीचे 2 सिग्मा स्क्वायर होता है, डिवाइड के नीचे 2 सिग्मा स्क्वायर होता है, यहाँ डिवाइड है ही नहीं तो डिवाइड 1 लिख दो। डिवाइड क्या लिख दो? 1 लिख दो। और 2 सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। तो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। तो देखो वही चीज आया कि नहीं आया? ये वाला यूज कोई भी कर लो, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है। एक वैल्यू आपको याद रखना है, चाहे इसका डिवाइड याद रख लो चाहे इसका एक डिवाइड याद कर लो, बस और कुछ नहीं। व्यू तो अपने आप पता चल जाएगा आपको। मैं इस पे एक क्वेश्चन और आपको लिख रहा हूँ, तो आप लोग ये बताओ क्या होगा। छोटा सा क्वेश्चन है, वो कर लेते हैं। चलो बताओ 1 बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 2 पाई, कोई भी ले लेना बेटे, कोई जरूरी नहीं है। अगर आपको ये आसान लग रहा है ना तो ये ले लेना, 2 सिग्मा स्क्वायर ले लेना, है ना। देखो e पावर माइनस एक्स माइनस 10 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 30। आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है बेटे। चलो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, एसडी बताना। शिवानी एसडी बताना है इसका, एसडी मीन 10 मीन तो 10 आ गया। चलो बहुत अच्छी 4 आएगा। और ये 2 सिग्मा स्क्वायर के बराबर लिख दो। 4 आएगा। हाँ 2 सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 32। तो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो सिग्मा इज इक्वल टू 4। चाहे इससे कर लो, अगर ये याद नहीं है तो आप को याद होना चाहिए ये वाला सिग्मा अंडर रूट 2 पाई इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 2 पाई, ये इससे कट जाएगा तो सिग्मा की वैल्यू 4 देखो तब भी आ गया। दोनों में से कोई भी याद कर लो, आपकी मर्जी। आ रहा समझ, आंसर वही देगा, मतलब ऐसे ही क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। बात समझे? यस ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, नहीं कर पाओगे कर ले हो जाएगा। अगर फार्मूला याद भी नहीं है तो कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए कि हाँ ऐसे है, इस तरीके से करेंगे। हो जाएगा। नहीं आया समझे? आ गया। चलो अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं और हम लोग एग्जांपल नंबर 17.21 आपका कीवर्ड की वैल्यू गिवन है पर टाइम। हमेशा तेरे बेस्ट फ्रेंड ने चला दिया। क्वेश्चन निकालना बेटे, मीन डेविएशन अबाउट द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। ठीक, मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन निकालना है आपको। मीन डेविएशन आप कहोगे सर मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन तो पढ़ा ही नहीं हमने, है? मीन डेविएशन अबाउट द मीन तो पढ़े हो, बोलो बोलो बेटे। मीन डेविएशन अबाउट द मीन मैंने लिखवा रखा है, क्या लिखवा है? सिग्मा मीन डेविएशन अबाउट द मीन। अबाउट द मीन डेविएशन क्या लिखवा है? मीन डेविएशन बताओ। सिग्मा रूट 2 बाय पाई, मतलब उसका शॉर्टकट बताओ ना, शॉर्टकट में लिखा होगा 0.8 सिग्मा, ये लिखा है ना? हाँ हाँ ये लिखा है ना? अब सुनो, अब आप कहोगे बेटे सुन लो, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो। मीन डेविएशन अबाउट द, आप कहोगे मीन डेविएशन लिख रहा है। एक पॉइंट आपने नोट किया था, आपने बोला सारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन मीडियन मोड, चाहे मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन पूछे, मीन डेविएशन अबाउट द मीन पूछे, मीन डेविएशन अबाउट द मोड पूछ ले, सबका आंसर एक ही होगा। आ रहा समझ में? 0.8 सिग्मा, सबका एक ही फार्मूला है, समझ गए? अब क्वेश्चन में आपको सिग्मा निकालना बेटे। अगर सिग्मा निकल गया तो आंसर आ गया कि नहीं आ गया? सिग्मा निकल गया तो आंसर आ गया कि नहीं आ गया? तो सिग्मा हम निकालेंगे कैसे? हमारा क्वार्टाइल दिया है,
फर्स्ट क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल। तो फर्स्ट क्वार्टाइल का मैंने फॉर्मूला लिखवा रखा है आपको, म्यू माइनस 0.675 सिग्मा इज इक्वल टू 47.30, इक्वेशन नंबर 1। और इसका मैंने लिखवाया म्यू प्लस 0.675 सिग्मा इज इक्वल टू 52.70, इक्वेशन नंबर 2। अब बेटे आप क्या करोगे, सिग्मा निकालना है आपको, तो सिग्मा निकालने के लिए दोनों को माइनस कर दो, या फिर ऐसा करो दोनों ऐड कर दो। जैसे ऐड करोगे ये दोनों कट गया, 2 म्यू इज इक्वल टू कितना आएगा बताओ सूर्या, 100 आएगा ना, 100 आएगा, 100 आएगा, 100। तो म्यू की वैल्यू कितना आ गया 50। अब म्यू की वैल्यू 50 पुट कर दोगे यहाँ पे तो कितना आएगा आपका सिग्मा, बताना क्या आएगा, कैलकुलेट करके बताओ, कैलकुलेट करना नंदिनी। यस सर। समझो म्यू की वैल्यू 50 लिखना है बेटे और सिग्मा निकालना है। 47.30 माइनस 50 करो, डिवाइड करो 0.675 से करो। गौरव कह रहा डिवाइड किससे करना करो है? कैलकुलेशन, डिवाइड किससे करना है? हाँ डिवाइड करना है। किससे? ये इससे करना है तुम्हें 0.675 0.675 -4 माइनस -4 ये सिग्मा 47.3 में से माइनस 4 आ गया, 47.3 सिग्मा 4 आ -5 रहा है 4 4 आ रहा है सर। 4 आ रहा है सर। 3.7 47.3 है, जिसके अंदर से 50 को माइनस करना है हाँ। और उसके बाद उससे डिवाइड करना है। 0.675 करेक्ट 4 आ रहा है, वही है। सिग्मा 4 आ रहा है, ठीक है ठीक है। अब बेटे आप पुट कर दो, थ्री 3.2 ये आंसर आ गया, आ रहा सही नहीं आया बोलो सर ये 4 कैसे निकला? क्या हो सिग्मा 4 ये म्यू आ गया, इसको पुट कर देंगे फर्स्ट में 50, इसको उधर ले जाएंगे 0.675 से डिवाइड कर देंगे कैलकुलेटर से, कैलकुलेटर यूज कर ही सकते हो, डिवाइड करके सिग्मा निकाल दो और फिर सिग्मा की वैल्यू पुट कर देंगे, नहीं सर। अच्छा अंशी तुम बताओ मीन कितना होगा इसका, मीन कौन से का? इसी का मीन कितना होगा, 50 मोड मोड मीडियन आप मीडियन में 50 मीडियन से कौन सा मीन, मीडियन मीडियन मोड सब आपने तो बताया 50। अब इसलिए बोल रहा हूं, भूल जाते हो ना, याद है ना। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सर इसको पेशी पे जाना है, इसको इसको अरे कोई बात पता नहीं, नहीं क्या करने का। नहीं जाना। सर इसने हमें पूरे स्कूल के मैथ वाले मास्टर को मार दिया। इसको मार दिया मैथ को मैडम भी ना छोटी। सर देख लो, वो लेडी टीचर थी सर। तो सर इस सोचो जेंट्स का फाइंड इट इज फॉर्मूला मैंने लिखना भूल गया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मेरे फॉर्मूला भूल गया था, अरे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, सुनो सुनो मैं बताता हूँ। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है बेटे, जैसे आपका ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है यार, ये नॉर्मल आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, इससे बहुत सारे हमारे क्या है पॉइंट्स निकल के आएंगे। एक इसका एक्सट्रीम पॉइंट्स होगा, एक एक्सट्रीम पॉइंट्स होगा, और कुछ कंडीशन ऐसी होंगी जिन पॉइंट्स को हम बता ही नहीं सकते वो हमारा मैक्सिमम कहाँ से शुरू हो रहा है, मिनिमम कहाँ से शुरू हो रहा है। देखो एक बात बताओ, ये चल रहा है ऐसे,
ये हमारा मिनिमा 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 है ना। Yes, फिर sir. एक सॉरी बढ़ रहा है, सॉरी इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग और एक टाइम के बाद ये बहुत ही मैक्सिमम पे पहुंच गया, Peak पे। फिर ये पीक पे पहुंच गया, फिर ये नीचे गिरना शुरू हुआ, डिक्रीज हुआ। तो यहाँ पे कुछ ऐसे कहीं पॉइंट ऐसे होंगे ना, कुछ ऐसे पॉइंट हमें मिल सकते हैं जहाँ पे हमें पता ही नहीं चलेगा वो पॉइंट हमारा कहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, कहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, कहाँ पे मैक्सिमा हो रहा है, कहाँ पे मिनिमा हो रहा है। तो ऐसे पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बता रहा हूँ बेटे। हाँ रोहित 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 बेटे रोहित, यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ध्यान से समझना। जिस पॉइंट पर हमें ना पता चल पाए कि वो मैक्सिमा कहाँ पर है, मिनिमा कहाँ पर है। अब आप एक बात बताओ, ये आपका म्यू होता है, एक्सट्रीम आपका क्या होता है म्यू, और म्यू के इधर आपका क्या होगा एरिया जो बनेगा तो म्यू प्लस सिग्मा, और इधर वाला क्या होगा म्यू माइनस सिग्मा। तो जब भी आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना होगा तो म्यू प्लस सिग्मा म्यू माइनस सिग्मा निकाल दोगे, आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ जाएगा। नहीं म्यू प्लस सिग्मा म्यू माइनस सिग्मा। हाँ म्यू प्लस सिग्मा म्यू माइनस सिग्मा, ठीक है। चलो म्यू सिग्मा की वैल्यू निकालो क्या है? 4 और 6 ना 4 और 16। ठीक है भाई, सर ये देखो क्या क्या निकाल रहे हैं ये बच्चे। सर ये 4 आ गए 16 है। बेटे समझ जाओ। हाँ म्यू कितना है मेरे को? ये आएगा हाँ 10 है ये म्यू तो, और ये सर अब बनाए क्या क्या कर रहे हो? ये 4 नहीं हाँ हाँ 4 आ गया। सर यहाँ पे ये क्या क्या निकाल रहे हैं? 10 माइनस 4 कितना हो गया? 16 14 है ना, 30 है इसका। हाँ 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 ये ठीक है बेटे, समझ गए ना? बाकी पैरामीटर का टेबल पे मनी करना है। 16 कैसा आ रहा है? हाँ 16 कैसा आ रहा है? ये 10 प्लस 10 माइनस 4 6 हो गया। 6 और 14 यार। 10 माइनस 6 कितना हो गया? 4 10 4 14। हाँ 6 बुक में 16 का। 16 है ना? क्या हाँ नहीं कुछ नहीं। आगे बेटे लास्ट एग्जांपल है, सर फिर इन्फ्लेक्शन क्या हुआ यही हुआ पॉइंट निकल गया 6 और 14। दोनों हाँ इन्फ्लेक्शन देखो यहाँ पे एक 17.3 है उसका क्या सर पढ़ रहे हो कि नहीं? देखो हाँ बिल्कुल देखो 17.32 लास्ट क्वेश्चन है बेटे, ध्यान से देखना। x एंड y इसका हम लोग एक्सरसाइज पढ़ेंगे। x एंड y आर इंडिपेंडेंट, x एंड y आर इंडिपेंडेंट नॉर्मल वेरिएबल, मीन 100 गिवन है, मीन 100 गिवन है और स्टैंडर्ड डेविएशन 4 गिवन है, ठीक है। बेटे आवाज नहीं, मीन दिया है आपका 100, ये दिया है 80, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है 4, ये दिया है 3। कंबाइंड मीन क्या होगा? हाँ मैंने फॉर्मूला लिखा है अभी। कंबाइंड मीन क्या होगा इसका? कंबाइंड मीन 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 को कंबाइन करना है। सर दूध में सिग्मा 1 स्क्वायर वो तो आपका वो है म्यू1 प्लस यही दिखा रहा है m1 प्लस m2 हाँ 180 तो मीन आ जाएगा, ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन जो आएगा आपका मल्टीप्लाई प्लस, ठीक है। आगे समझ में हो गया हाँ बेटे एक्सरसाइज में आ जाओ। थ्योरी आप लोग खुद पढ़ के आओगे, कल मेरे से बताओगे। मैं आपको सेट बी का क्वेश्चन नंबर 1 बेटे आवाज नहीं, सेट बी का क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखना। सेट बी क्वेश्चन नंबर 1 रख कर दें सर एक बार कंबाइन करके सब फॉर्मूला बता दो m1 प्लस m2 रोहित प्रॉब्लम क्या है तुम लोगों का? क्या दिक्कत है बेटे?
सर ये देखो देखो यार कैमरा पर फोन आ रहा है। सेट बी क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नंबर ऑफ लोगों की निशानी रिकवरीज among 48 पेशेंट 48 पेशेंट के मतलब n आ गया आगे दिया व्हेन ही प्रोबेबिलिटी रिकवरिंग 0.75 यानी p आ गया आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आपके पास देखो 48 पेशेंट तो नॉर्मल क्वेश्चन तो है नहीं मतलब ये आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो है नहीं होगा तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा समझ में तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला मैंने लिखवाया है √n/p/q होता है तो n की वैल्यू आपको पता है कि कितना 48 और p की वैल्यू आपको मालूम है p = 0.75 है तो इसको आप लिख सकते हो 75/100 और 75/100 मतलब 3/4 लिख दोगे तो q कितना हो जाएगा q 1/4 हो जाएगा q की वैल्यू q 1 से माइनस कर देंगे p और q का सम 1 के बराबर होता है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने सिखाया है p और q का सम 1 के बराबर होता है तो p की वैल्यू हमको 3/4 मिल गया q की वैल्यू 1/4 मिल गया ये सारे वैल्यू यहां पे आप जब पुट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा ये 3 आ गया 9 आंसर कितना आ गया 3 स्टैंडर्ड डेविएशन 3 आ गया आ रहा है यस सर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है n की वैल्यू 20 दिया बेटे n की वैल्यू आपका 20 दिया है सोच के बताओ n आपका 20 दिया है व्हाट इज द मीन ऑफ x इट इज नोन दैट x इज सिमेट्रिक और पूछा क्या आपसे मीन आपको पता है मीन का क्या फार्मूला होता है मीन इज इक्वल टू होता है np मीन इज इक्वल टू क्या होता है np अब ये सिमेट्रिकल बोला है तो सिमेट्रिकल में प्रोबेबिलिटी कितना होता है मैंने थ्योरी में बताया था इक्वल होता है सिमेट्रिकल में प्रोबेबिलिटी क्या होगा इक्वल होगा 1/2 प्रोबेबिलिटी हो जाएगा इसका तो p की जगह पे कितना लिख दोगे 1/2 लिख दोगे तो n की जगह पे 20 और p की जगह पे 1/2 तो आंसर कितना आ गया 10 आ गया आ रहा समझ में ऐसे ही छोटे-छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में ठीक है बस समझ आ रहा है ना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है आपका what would be greatest value of the variance x when n is equal to 16 सोच के बताओ कह रहा है कि ग्रेटेस्ट वैल्यू वेरिएंस क्या होगा अगर n की वैल्यू 16 हो कल मैंने आप लोगों को बताया था देखते हैं आप लोगों के माइंड में है ये चीज की नहीं है आपके पास गिवन है n की वैल्यू 16 रखे वेरिएंस का फार्मूला होता है आपका वेरिएंस इज इक्वल टू होता है ntq अब ये ग्रेटेस्ट कब होगा सोच के बताओ ये ग्रेटेस्ट सबसे ज्यादा सबसे बड़ा कब होगा ये वेरिएंस सबसे बड़ा कब होगा बोलो सिमेट्रिकल के केस में सिमेट्रिकल के केस में होगा ना 1/2 जब हमारा होगा प्रोबेबिलिटी 1/2 50% चांस है अगर हमारा प्रोबेबिलिटी 3/4 हो गया 1/4 हो गया तब नहीं होगा हाफ का बड़ा बात समझ आ गया वेरिएंस सबसे बड़ा मैंने लिखवाया था ग्रेटेस्ट वेरिएंस n/4 कल मैंने थ्योरी में लिखवाया था n/4 है ना लिखवाया था n/4 कोई बात नहीं आज भी बताया ऐसी बात नहीं सिमेट्रिकल आज भी बताया। क्यों नहीं बताया नहीं बताया ऐसा बताया हां बातें करोगे कहां से आएगा वेरिएंस की वैल्यू बेटे वेरिएंस की वैल्यू कितना है आपका 16 मेरा आप थोड़े मतलब डिस्ट्रैक्ट और ये कितना आएगा आपका 4 मैंने बंद कर अगर आपको क्रॉस चेक करना है कि क्या ये सही में सच है इससे बड़ा होगा ही नहीं तो आप कोई भी प्रोबेबिलिटी लेके देख सकते हो कोई भी प्रोबेबिलिटी आप 6/7 ले लो 1/7 ले लो और मल्टीप्लाई करो इसके साथ छोटा ही आएगा सबसे बड़ा 4 होगा 3/4 ले लो 1/4 ले लो आप 3/4 1/4 तब भी आपका क्या आएगा कट करके 3 आ जाएगा आ रहा समझ में मतलब मैक्सिमम 4 होगा इससे ज्यादा नहीं हो सकता ये पूछता है आपके एग्जाम में बहुत बार आ चुका है ना आप स्कैनर में देखना ठीक आया बेटे समझे तुम्हें यस सर पहला क्वेश्चन आ गया सर में नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन x द बाइनोमियल वेरिएट पैरामीटर 15 शिवानी पैरामीटर कितना दिया है 15 और 1/3 अब देखो ना तो यहाँ p दिया ना कुछ दिया हमें खुद पहचानना है 15 यानी n होगा 1/3 1 से कम यानी प्रोबेबिलिटी होगा p होगा ये हमें खुद पहचान कभी पहचान ही नहीं देगा ऐसे दे देगा आपको ऐसे ब्रैकेट में लिख देगा 15, 1/3 ऐसे ब्रैकेट में लिख देगा
अब आपको पहचानना होगा कि जो ब्रैकेट में लिखा है ना, इसका मतलब होगा जो पहली नंबर है x कोऑर्डिनेट, ये बर्नौली ने बताया था ये सिस्टम कि अगर हम इसको x और y एक्सिस पे रिप्रेजेंट करें तो जो ये वाला x कोऑर्डिनेट होगा ना, ये n होता है, और ये वाला जो कोऑर्डिनेट होता है, ये जो होता है कोऑर्डिनेट, इसको हम p लिखते हैं। हमारा समझ में किसने बताया? बर्नौली 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 हमारे जो मैथमेटिशियन थे जिन्होंने बताया था इसके बारे में क्लास बर्नौली प्रिंसिपल आपको नहीं पढ़े फिजिक्स में, मोस्ट इंपॉर्टेंट देखो तुम लोग दस क्या सर? कुछ नहीं, क्या नाम था एक बता। बर्नौली पहली बार सुन रहे हो हैं? बेटे जो नॉन मेडिकल किसी के पास था इसमें कोई ऐसा स्टूडेंट क्या सर? नाम नॉन मेडिकल जो 10th में अगर फिजिक्स ठीक से पढ़े हुए तो वहां पे मिला होगा बर्नौली। हमको नहीं मिला। ठीक से पढ़ा सर वो हुआ। आपके पास आया हुआ था। देखो n की वैल्यू 15, p की वैल्यू 1/3। चलो बताओ बेटे इसका ग्रेटेस्ट मोड बताना है। मोड, हाँ मोड क्या होगा? मोड का फॉर्मूला बाइनोमियल का मोड है, n minus 1 into गलत बोल रही हूँ, बाइनोमियल का मोड है n plus 1 n plus 1 b लेटेस्ट नोट पूछ रहे मोड की n plus 1 into p नहीं सर 16 into 1/3. 16/3 Yes sir. 5 point 5 ग्रेट point आंसर क्या आएगा? Yes मोड आ गया 5 है ना? बात समझे? Yes sir. yes sir चलो नेक्स्ट Yes sir. क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द नंबर ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एसडी गिवन है बेटे, ये आप लोग करके बताओ। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में एसडी गिवन है, एसडी गिवन है आपका 15 नहीं एसडी गिवन है 3 नहीं ये है आपका चलो मैं आप देखो। मीन आपका 3 है और एसडी आपके पास गिवन है 1.5। बताओ n बताना है, निकालो n नंबर ऑफ ट्रायल्स, n निकाल कर देंगे। क्या निकालना है? n b निकाल। और standard deviation है हाँ तो स्टैंडर्ड हो जाएगा डेविएशन np is equals to हाँ और ये हो जाएगा under root n का स्केयर क्या होता है? हाँ 2 to 5 क्या 15 का स्केयर। हाँ 2 to तो 5 n पहले p और q की वैल्यू निकल जाएगी, फिर उसमें पुट करेंगे ना तो n की निकल जाएगी। अरे उसका बहुत डर हमेशा बोल दियो मेरा नाम याद कर लो। बेटे एक ही बात है चेंज का नाम चेंज करना होगा, देखिए क्या बताना है? देखो हाँ क्या बताना है? इसका n क्या आएगा? Q वाला 0.7 np is equal to 3 under root npq is equal to 1.5. स्क्वायरिंग बोथ साइड, yes sir तो आपका हो जाएगा 2.25। अब बेटे आप np की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो तो 3q is equal to कितना आ गया? 2.25। 3 से काट देंगे इसे 1/4 आएगा। 2.7 हाँ अब pq की वैल्यू ये आ गया तो p कितना होगा? 0.25 होगा क्योंकि दोनों का सम 1 के बराबर होता है। yes sir देखो सेकंड इक्वेशन ये स्टैंडर्ड डेविएशन को लिखते हैं अंडर रूट npq इज इक्वल टू 1.5, स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना आएगा? फिर np की वैल्यू 3 पुट कर देंगे बेटे, आ गया 3 से काट देंगे कितना आएगा? 0.75। जब q की वैल्यू 0.75 हो गया तो p 0.25 होगा, और जब p और q हमारा निकल गया तो ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट करेंगे तो मेरा n आ जाएगा, यानी कि n into 0.25 is equal to 3, तो n is equal to 3 divided by कितना हो जाएगा? 0.25, तो 300 Divided by 25. कैलकुलेटर तुम्हारे पास है, जल्दी हो जाएगा है ना? कितना है? 1/4 1/4 n की वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू में आना चाहिए।
अरे ओए, अगर मान लो करो n की वैल्यू 1/3 आया तो यहाँ पे चीज हो सकता है। n की वैल्यू अगर मेरा फ्रैक्शन में आता है नहीं हो सकता सर। सर टाइम हो गया अभी भी हो गया सर डाउन पे टाइम आ गया डाउन पे लो बस 5 मिनट गाड़ी को 5 मिनट और देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 देखिए हमने 6 दिया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग 3 हेड इफ 6 अनबाइस्ड कॉइन और टॉस साइमल्टेनियसली। आपको यहाँ पे गेटिंग 3 हेड 6 अनबाइस्ड कॉइन मतलब क्या कि 6 टाइम्स कॉइन को हमने थ्रो किया। अब इसका आउटकम्स बनाने लगोगे तो फिर सर n तो हो जाएगा 6 r हो जाएगा 3 n की वैल्यू ऐसे बनाओ n की वैल्यू कितनी बार थ्रो किया 6 टाइम्स n की वैल्यू 6 हो गया। Yes, sir. हेड है बेटे तो हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 तो टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2। अब आपसे बोला है एग्जैक्टली 3 हेड एग्जैक्टली 3 हेड। अब हम फार्मूला लगा देंगे LCR 6c3 q पावर n माइनस r। ध्यान से सुनना फार्मूला लिख दो। Yes, sir. लिख दो फार्मूला। सर डायरेक्ट डायरेक्ट कर लो। डायरेक्ट कर दो सर। अरे अभी पूछोगे कैसे आया अरे सर। देखो अभी कर लेते हो तो पूछते हो LCR 6 कितना आएगा 3 और q की वैल्यू 1/2 पावर 6 माइनस 3 3 आ गया 1/2 पावर 3। हाँ सर। अब 6c3 की वैल्यू हो जाएगा 654 राइट और नीचे शॉर्टकट कैसे करते हैं ये 3 लिखा है ना नीचे 20 6 को उल्टा 3 बार लिख 20 दो आएगा। और 3 to 1 हां 20 आ जाएगा ये और ये आ जाएगा 1/8 यानी 64 आ जाएगा ना 3 to 6 आ जाएगा और 4 से काट देंगे 16 आ गया। देखो 5/16 आ रहा है आंसर आ रहा है क्या? अच्छा ये डेसिमल में आ गया यानी कि डिवाइड करना पड़ेगा। देखो डिवाइड करके 100 से 5/16 करना 5/16 आ रहा है सर। आ गया 16 कितना हो गया सर 0.3125। 0.3125 नंबर दे दिया 0.3125 आज के लिए इतना ही हां आज के लिए टाइम हो गया। अच्छा तो डाउट जाना नहीं है लेकिन बंद कर दो इसको। हां जाना तो 450 ले लेना। मेरे सर नहीं सर हमारी दूसरी क्लास है आपको जाना पड़ेगा आज कौन सी क्लास है?